आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि ओआईसी ने जिस तरह से पर्दे के मामले को लेकर भारत को चेताया था और इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति जताई थी। उसके बाद सुर्खियां बटोरी थी इस खबर ने और भारत के ज़रिए भी उस पर आपत्ति जताई गई थी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन अब जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये तय करने की कोशिश की है कि क्या ये इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं, जिस तरह से इस पूरे मामले पर सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट में जिस मामले को लेकर के लड़कियां याचिका लेकर के पहुंची थी कि क्या ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है या नहीं, संविधान में जो हक दिया गया है हर धर्म के लोगों को, क्या ये उसका उल्लंघन है या नहीं, उस पर व्याख्या करने के बाद उसको तय करने के बजाय कोर्ट के जरिए ये फैसला दिया जाता है कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है उलमा इकराम के जरिए, मुस्लिम तबके के जरिए कि क्या अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस्लाम का अंग कौन सा हुक्म है या नहीं है, क्या इस्लाम के बारे में अब चीज़ें कोर्ट के जरिए तय की जाएंगी। इस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि होली के बाद हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला जिस तरह से कोर्ट में पेश किया गया है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बेंच में शामिल थे, 3 जजों की बड़ी बेंच ने इसको पास किया है, इसलिए यह फैसला नज़ीर बन सकता है। एक सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि पुराना एक फैसला मुंबई हाई कोर्ट का पर्दे को लेकर, केरल हाई कोर्ट का पर्दे को लेकर जो सिंगल बेंच का फैसला था वो नज़ीर नहीं बन सकता, लेकिन ये ट्रिपल बेंच का फैसला था। कानून के जानकारों से इस पूरे मामले पर लेकर हमारी जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका कोई फैसला नहीं करता है तब तक पूरे देश में इस फैसले को नज़ीर माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगी और उत्तर प्रदेश में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ में इस तरह का मामला सामने आया है। पहले ओआईसी की बात करें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल कर्नाटक में इस पूरे मामले को लेकर एहतजाज किया गया, देशव्यापी हड़ताल की गई, पूरे राज्य में हड़ताल रखी गई मुसलमानों के जरिए, पूरे कारोबार वगैरह बंद किए गए और बच्चियों ने नारेबाजी की। ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एक लड़की का बयान इसमें सामने आया है जो हाईकोर्ट पहुंची थी। देखिए उनका क्या कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ग्रांट कर दिए जाएंगे, लेकिन आज का जो वर्डिक आया है जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती और इतना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती अपने स्टडीज को लेकर। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बेसलेस है, क्योंकि इस्लाम में हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है, कुरान कहता है। एंड मुझे बस इतना कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप और मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। ये 2 मामले आए। इसके अलावा जैसा कि आपने शुरू में भी शॉर्ट्स में देखा कि एक बच्चे को, एक लड़के को, कर्नाटक का ही मामला है, वो एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन सर पर टोपी लगी हुई है, हालांकि ड्रेस नहीं है किसी भी बच्चे का, लेकिन उसकी टोपी को किस तरह से उसके सर पर एक टीचर मारती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ टोपी लगाने पर इस तरह से, वो भी स्कूल के बाहर, कैंपस के बाहर टीचर के जरिए जो हरकत की जाती है उस पर लोग सवालात खड़ा कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, यही उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट का फैसला आने के बाद बच्चियों के ऊपर न सिर्फ स्कूलों में, न सिर्फ कॉलेजों में, बल्कि राह चलती लड़कियों को भी हिंदूवादी संगठनों के जरिए
इस तरह के लोगों के ज़रिए, इस तरह के गुंडों के ज़रिए ठोका जाएगा, रोका जाएगा और उनको परेशान करने की कोशिश की जाएगी, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की जाएगी और बहाना बनाया जाएगा हाई कोर्ट के फैसले का। तो ये इस मामले को लेकर कुछ चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाहता था। अब बात करते हैं ओआईसी की। ओआईसी में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस तरह से पर्दे को लेकर भारत में सियासत की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताते हुए ओआईसी ने हाल ही में हरिद्वार में हुई धर्म संसद का जिक्र किया, जहां कथित तौर पर हिंदू नेताओं द्वारा मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया था। साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बढ़ता पर भी चिंता जताई है। बुल्लूबाई वगैरह जो ऐप का जो मामला सामने आया था, उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता जताई गई है। ओआईसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों और उनके धर्मस्थलों पर लगातार होते हमले, विभिन्न राज्यों में लाए जा रहे मुस्लिम विरोधी कानून और संरक्षण प्राप्त हिंदुत्व संगठनों निराधार आरोप लगाकर मुसलमानों पर हमले इस बात का संकेत है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खासकर मानव अधिकार काउंसिल से इस बारे में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने भारत से अपील की है कि मुस्लिम आबादी की सुरक्षित सुनिश्चित की जाए और उन्हें उनके जीवन जीने के तरीकों को मानने की आज़ादी भी दी जाए। साथ ही ओआईसी ने भारत से ये आग्रह भी किया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती अपराधों और हिंसा को अंजाम देने वालों को सजा सुनिश्चित हो। ओआईसी के बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा है, हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर जनरल सेक्रेटरिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक गुमराह करने वाला और अभिप्रेरित बयान दिया है। बागची ने कहा है कि ओआईसी की सोच ही सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा, भारत में समस्याओं को लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर संवैधानिक तरीकों से देखा, समझा और सुलझाया जाता है। ओआईसी सेक्रेटरिएट की सांप्रदायिक सोच इन मूल्यों को नहीं समझ सकती। ओआईसी पर अपने निहित उद्देश्य से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले बदमाश तत्वों का कब्जा बना हुआ है। हाल के दिनों में भारत में हुई कई गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खासी चर्चा हुई है। पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की अपील और उसके बाद एक ऐप बनाकर उस पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की कोशिश जैसी घटनाओं की तीखी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं हुई हैं। जेनोसाइड वॉच नामक संस्थान के संस्थापक ग्रेगरी स्टेटन ने कहा है कि उन्हें भारत में बड़े नरसंहार के पूर्व लक्षण नजर आ रहे हैं। स्टेटन ने ही 1990 के दशक में रवांडा में नरसंहार की चेतावनी दी थी। भारत के बारे में ग्रेगरी स्टेटन ने पिछले महीने अमेरिकी संसद में कहा कि हम मानते हैं कि हरिद्वार में हुई बैठक का असली मकसद नरसंहार को भड़काना ही था। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नरसंहार को भड़काना एक अपराध है और भारत में भी गैर कानूनी है। कानून का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है। स्टेटन ने कहा, हरिद्वार की बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो भाषा प्रयोग की गई वो अल्पसंख्यक समुदाय का अमानवीयकरण करती है और ध्रुवीकरण पैदा करती है, जो नरसंहार के लिए हालात पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विचारक प्रोफेसर नोम चोम्स्की ने भी हाल ही में भारत के हालात को चिंताजनक बताया था। उन्होंने कहा था कि इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भारत में सबसे घातक रूप में आ चुकी है। इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल
द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में वीडियो संदेश द्वारा प्रोफेसर चोम्स्की ने कहा कि इस्लामोफोबिया के लक्षण पूरे पश्चिम में बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में यह सबसे घातक रूप ले चुका है। दक्षिण एशिया में हालात खासतौर पर चिंताजनक हैं, लेकिन जो हो रहा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो नहीं हो रहा है उसकी वजह से। स्टैंडियर्ड वेबसाइट के मुताबिक भारत में सितंबर 2015 से नवंबर 2019 नफरत के कारण हुए 902 अपराध दर्ज किए गए थे। इनमें से 619 दलितों के खिलाफ थे, जबकि 196 मामलों में पीड़ित मुसलमान थे। भारत में अपराधों के आंकड़े जुटाने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्याओं और धार्मिक हिंसा के आंकड़े जमा करने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा नफरत के कारण होने वाले अपराधों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस कारण ऐसे अपराधों का कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और इसको नफरत फैलाने वाला कहा है। सवाल ये खड़ा होता है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ चुकी है, जानती है एक एक पल के बारे में। जब इस तरह के वीडियो वहां पर पहुंचते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, धर्म संसद किया जाता है, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, नाम के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, जिस तरह की धाराएं उस पर दर्ज होनी चाहिए नहीं की जाती हैं। मुसलमानों के ऊपर UAPA सिर्फ इसलिए लगा दिया जाता है कि वो आंदोलन कर रहे थे, वो सड़कों पर बैठे थे और उसके बाद 2 साल तक उनकी जमानत नहीं होती। तो ऐसे में आप किस तरह से इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की इन सारी चीजों पर खामोशी कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर रजामंदी हासिल है और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। धर्म संसद हुआ, उसके बाद बुर्के का मामला, अब जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है, जिस तरह की वीडियो सिनेमा हॉल से रिकॉर्ड कर करके भेजी जा रही हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात, मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा शादी करने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि 3 दशक के अंदर आपने अगर मुस्लिम महिलाओं से शादी की तो यह नस्ल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इनका सफाया हो जाएगा। और उस पर सरकारों की, प्रशासन की, कानून की, कोर्ट की, सबकी खामोशी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि पूरी तरह से इसमें सरकार का, बीजेपी का, प्रधानमंत्री का, बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों का योगदान है। और वो यही चाहते हैं कि ये सब चलता रहे और वो अपनी सियासी रोटियां सेकते रहें। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।